हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज भी इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 12 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और सही आपको पहचाननी है कौन सी सही रहेगी। तो सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली A एंड C आर ट्रू। तो 19वीं सदी में शहरों के विस्तार ने श्रम की नई मांगें पैदा करी, तो बिल्कुल बात सही है ये। और हालांकि काम करने की स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन ये निचली जातियों के लोग सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। अब देखो, जब लोग गांव में रहते हैं तो उनको ये जाति व्यवस्था का काफ़ी सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो शहरों की तरफ मूवमेंट करते हैं तो शहरों में उनको ये चीज़ें कम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो ये उनके लिए सही मौका था जो निचली जातियों के लोग थे। अब क्योंकि गांव में तो ज़मींदारों का दबदबा रहता है और ज़मींदारों के हिसाब से ही होगा जो होगा, तो ये यहाँ पर A और C सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को एक लोकप्रिय चित्रात्मक प्रतिनिधित्व कृष्ण के रथ को चलाते हुए में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया था। एक तरह से जैसे वो महाभारत के युद्ध में होता है ना, कृष्ण जी जो अर्जुन को गाइड करते रहते हैं, कुछ वैसे ही। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी को एक तरह से राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया है कृष्ण के रथ को चलाते हुए। तो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हैं, गांधी जी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सही आपको पहचानना है। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए फरमान जारी किया था, तो बात सही है। तो औरंगजेब ने कुछ छूट दी थी अंग्रेजों को, मतलब कंपनी को एकदम व्यापार करने के लिए, और कंपनी अधिक रियायतें और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेराफेरी नहीं चाहती थी। तो ये जो गलत दी हुई है बी स्टेटमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब इसका मसौदा तैयार किया गया था। जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो इसके बारे में सही स्टेटमेंट हमें चुनना है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड, ओनली B एंड C। इसने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी और इसने सबसे गरीब और सबसे वंचित भारतीयों के लिए विशेषाधिकारों की पेशकश की। तो ये बात सही है। जो संविधान का जब मसौदा तैयार हो रहा था तो इन्होंने बात करी इक्वालिटी की कि भाई सभी नागरिकों को मतलब इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और जो गरीब थे या फिर वंचित लोग थे, जो मतलब कहें अल्पसंख्यक थे, एक तरह से वो समाज में उनका जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए विशेषाधिकार दिए गए। आरक्षण को हम इसके तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सौरमंडल में ये सभी उपस्थित होते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं और सही स्टेटमेंट आपको इसमें चूज करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओनली A इज ट्रू। अक्षांश के मान के बाद उत्तर या दक्षिण शब्द आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप देखें, जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा है नॉर्थ में, तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो होती है हमारी कर्क रेखा। और जब हम बात करें दक्षिण की, दक्षिण में आती है उतने ही डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर साउथ में मकर रेखा। तो हम साउथ या फिर नॉर्थ लगा करके पहचान करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अब दूसरा दिया है, किसी स्थान के देशांतर के बाद उत्तर या दक्षिण शब्द आता है, ये गलत है। देशांतर के बाद आता है पूर्व या फिर पश्चिम। तो क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे हैं तो यहाँ पर हम पूर्व और पश्चिम देशांतर लाइनों के बाद लगाते हैं, और अक्षांश रेखाएं क्योंकि कुछ इस तरह से हैं तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती हैं पृथ्वी को, तो इसीलिए ये यहाँ पर नॉर्थ और साउथ हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लैटिट्यूड लाइन्स, ये वाली जो लैटिट्यूड लाइन्स है यहाँ पर नॉर्थ हम लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं साउथ,
और इधर ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो हीट जोन्स है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर असर्शन दिया है हीट जोन से रिलेटेड और रीजन उसका बताया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको चुनना है। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दी गई है आर। ठीक है, तो यहाँ पर उष्ण क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है और यह पूरे वर्ष गर्म रहता है। बात बिल्कुल सही है। टोरिड जोन आपने देखा होगा, जो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ग्लोब बना दूँ तो यहाँ पर है इक्वेटर, ऊपर है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। इसके बीच का जो क्षेत्र है कर्क और मकर के बीच का, ये वाला क्षेत्र कहलाता है टोरिड जोन और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, पूरे वर्ष ये गर्म रहता है। यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर रीज़न क्या दिया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है, और जिसका रीज़न क्या होता है कि गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही दिए हैं। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है टोरिड जोन, सबसे गर्म क्षेत्र रहता है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी असर्शन और रीज़न है। सही ऑप्शन चुने तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब रीज़न भी सही दी हुई है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा ग्लोब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, जो कि मैंने अभी बताया। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच लाइन जो है, ये बिल्कुल बीचों बीच से जाती है ग्लोब के, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। बात बिल्कुल सही है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह कंपन करती है और कंपन दूर दूर तक जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन शब्दों को संदर्भित करता है जो भूकंप को समझने में मदद करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ एंड प्लेट बाउंड्री। तो इनके थ्रू आप समझ सकते हैं भूकंप को। यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो पहले मैं ये बता देती हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा भूकंप के बारे में। तो स्थलमंडलीय प्लेटों की गति जिससे पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, इन कंपनों को भूकंप कहा जाता है। जो प्लेट्स होती हैं ना, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, उनके मूवमेंट से भूकंप आता है। अब क्योंकि वहाँ पर जो प्लेट दी गई हैं, बाउंड्री ऑफ प्लेट, अभी वो दिखाऊंगी मैं आपको डायग्राम में भी, तो उसकी वजह से ही जो है ना, ये जब उनमें टकराव पैदा होता है तो वहाँ पर क्या है, कंपन पैदा होता है, जिसको कि भूकंप कहते हैं। अब एक होता है उद्गम केंद्र। इसमें देखो, यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। उद्गम केंद्र जो है वो कौन सी जगह होती है कि जहाँ से भूकंप जो है उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम उद्गम केंद्र। देखो, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में कंफ्यूज नहीं होना, इसका अलग अलग इमेज बना के रखनी है। ये उद्गम केंद्र तो कहलाता है फोकस पॉइंट, यानी कि जहाँ से जो भूकंप है वो क्रिएट हो रहा है ज़मीन के अंदर से। लेकिन एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र क्या है, जो भूमि के ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल उसके ऊपर पड़ेगा। ये जो फोकस पॉइंट है ना, उसके ऊपर पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। आप एपिसेंटर क्या समझते हो कि जहाँ से भूकंप बना, लेकिन वो जो है वो क्षेत्र कहलाता है उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप जो है क्रिएट हुआ। और जो उसके ऊपर वाला, जो ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है ना, भूमि के ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहते हैं अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। और एक होती है प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट बाउंड्री जो है, ये यहाँ पर, ये प्लेट बाउंड्री वो है जब ये दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर कंपन पैदा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कंपन की बात करें तो कंपन अधिकेंद्र कहाँ है, एपिसेंटर जो हमारा ऊपर पॉइंट था, ऊपर वाला पॉइंट था, तो वहाँ से तरंगों के रूप में बाहर की ओर जाते हैं और तरंगे जैसे वो दिखाई दे रही, उसमें सबसे बड़ी क्षति आमतौर पर अधिकेंद्र के पास में होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भूकंप सबसे ज़्यादा रहता है। केंद्र से दूर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ पर देखें अगर आप, जो ये वाला एरिया रहेगा ना अधिकेंद्र के आसपास वाला, ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ये ज़्यादा प्रभावित होगा भूकंप से। और जो दूर जाती रहेंगी जब ये तरंगे, तो ये इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी असर्शन एंड रीजन है। सही ऑप्शन देख लेते हैं तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं दी गई है। जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। परिवेश जो उनकी सराउंडिंग्स है आसपास, चाहे वो सजीव हो या चाहे निर्जीव हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो
लिविंग थिंग्स हैं सिर्फ वही पारितंत्र बनाती हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है, जैसे आपकी मिट्टी, सोइल हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, ये सभी मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर तर्क क्या दिया कि सभी पौधे, जानवर और मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो ये निर्भर होना जो है एक तरह से इसका रीज़न नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं चीज़ें, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं सही है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कर लें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप्स में करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।